नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बेसिकली मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि माइमो सिस्टम्स किस तरह से कन्वेंशनल साइसो सिस्टम से भिन्न है। उसके उपरांत हमने ये भी देखा कि मैसिव माइमो सिस्टम्स किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट माइमो या कन्वेंशनल माइमो या फिर मल्टी यूजर माइमो से अलग है, और किस तरह से ये परफॉर्मेंस में, खासकर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कैपेसिटी के परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि ले आता है। और आगे जाकर ये भी पढ़ा कि मैसिव माइमो की वजह से आपकी बेसिकली आप बीनफॉर्म कर सकते हो, तो एसएनआर में भी काफी गेन मिलता है उसकी वजह से, और उसमें कवरेज एक्सटेंशन भी प्राप्त होता है सेलुलर नेटवर्क्स के संदर्भ में। उसके आगे हमने इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस के बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि आईआरएस, या जिसे बहुत लोग रिकॉन्फ़िगर इंटेलिजेंट सर्फेसेस भी कहते हैं, प्रोग्राम मेटा सर्फेसेस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल मेटा सर्फेसेस भी कहते हैं, उसके उपयोग से किस तरह से आप वायरलेस प्रोपेगेशन चैनल के एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन ला सकते हो, और खासकर नॉन लाइन ऑफ साइट चैनल कंडीशंस या स्किप जोन केसेस, जो वायरलेस में जब ट्रांसमिटर रिसीवर एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, उस सब सिनारियोज में किस तरह से आरआईएस आपको मदद करता है। उसके अलावा हमने होलोग्राफिक बीन फॉर्मिंग के बारे में भी पढ़ा। हमने देखा कि होलोग्राफिक बीन फॉर्मिंग एक मैसिव माइमो का एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है, जहां पर मल्टीपल एंटीनास के या फेज एरे एंटीनास की जगह आप एक आरआईएस का उपयोग करते हो, और एक डिजिटल बीन फॉर्मिंग के द्वारा आप लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो और कवरेज और एसएनआर में काफी वृद्धि ला सकते हो। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम अलग से कुछ चैनल कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम संक्षेप में जानेंगे कि जो 6G सिस्टम्स में और उसके पहले जो 4G सिस्टम्स या फिर 5G सिस्टम्स, किस तरह से एरर करेक्शन कोड्स का उपयोग हुआ, और एरर करेक्शन कोड्स का उपयोग करने की वजह से किस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में, खासकर मॉड्यूलेशन स्कीम्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में किस तरह से आप कमी ला सकते हो, और किस तरह से आप एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि ला सकते हो। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बताने का प्रयत्न करता हूं। तो ये आपने पहले भी देखा होगा कि आपका एक डिजिटल सोर्स है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका ऑलरेडी अनलॉक टू डिजिटल कन्वर्जन हो चुका है। इसकी वजह से आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो डिजिटल आउटपुट मिल रहा है, और वो M1 M2 MI बिट्स है। उसके बाद आप सोर्स इनकोडिंग का प्रयोग करते हो। सोर्स इनकोडर के बारे में आपने विस्तार में पहले भी कोर्स में पढ़ा होगा, जैसे हॉफमैन कोडिंग हो गया, रन लेंथ कोडिंग हो गया, डिक्शनरी कोडिंग हो गया, जो आपके इंफॉर्मेशन से रिडंडेंसी को काफी हद तक कम कर देता है। उससे हम सोर्स इनकोडर के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण ब्लॉक आता है जिसे हम चैनल इनकोडर कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली संक्षेप में दो चैनल इनकोडिंग स्कीम्स, जो खासकर 3G और 4G सिस्टम्स में और आगे जाके 5G सिस्टम्स में उपयोग होने वाला है। एक तो है टर्बो कोड्स और दूसरा है लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स। उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है मॉड्यूलेटर, जहां पर आप सिग्नल को एरर करेक्शन कोड्स के बाद, चैनल इनकोडिंग के बाद मॉड्यूलेट करते हो। मॉड्यूलेशन के बारे में हमने विस्तार में पहले भी पढ़ा है। बीपीएस के मॉड्यूलेशन स्कीम में बाइनरी फेज शिफ्ट की, उसके बाद क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की, 16 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सब मॉड्यूलेशन के भिन्न भिन्न प्रकार है। तो कोड वर्ड सीक्वेंस को आप बेसिकली मॉड्यूलेट करोगे, उसके बाद आप उसको एनालॉग में कन्वर्ट करोगे। मैंने इसमें कुछ स्टेप स्किप किया है। मॉड्यूलेशन के बाद जनरली आप अप कन्वर्जन का प्रयोग करते हो, और बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का भी प्रयोग करते हो। तो उसके बाद आप एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हो अप कन्वर्जन के बाद, फिर उसे पावर एम्पलीफायर वगैरह से या एंटीना से पास होके फिर चैनल की तरफ भेजते हो। चैनल जो है ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है, जिसमें फेडिंग का इम्पैक्ट भी आएगा और इंटरफ्रेंस का इम्पैक्ट भी आएगा। और प्लस रिसीवर पर जैसे आप सिग्नल मिलता है, उसमें AWGN की तरह से भी हम एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके बारे में संक्षेप में हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से फेडिंग चैनल को इम्पैक्ट करता है, और किस तरह से माइमो सिस्टम्स जो होते हैं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स, फीडिंग के बहुत सारे इम्पैक्ट को कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो फेडिंग प्लस इंटरफ्रेंस प्लस नॉइज, ये चैनल के इम्पैक्ट्स होते हैं। फेडिंग जनरली वायरलेस चैनल में होता है, इंटरफ्रेंस भी जनरली वायरलेस चैनल में होता है, क्योंकि आप ओवर द एयर ट्रांसमिशन करते हो तो फेडिंग होने की संभावना ओवर द डिस्टेंस ज्यादा होती है, और इंटरफ्रेंस होने की संभावना भी ज्यादा होती है, क्योंकि बाद बाकी वायरलेस सिग्नल्स आपके सिग्नल के साथ इंटरफेयर करेंगे। और रिसीवर पर जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो हम जनरली उसे नॉइज जो है उसे एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज की तरफ से मॉडल करते हैं।
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जनरली हम इसे अनकोरिलेटेड मानते हैं उसके बाद में नॉइज सैंपल से, उसके कुछ वेरिएंस को हम n0/2 के माध्यम से लिखते हैं, नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 फॉर टू साइडेड सिग्नल। उसका फिर हम इसे डिमॉड्यूलेट करेंगे, जो हमने मॉड्यूलेट किया था ट्रांसमीटर में, फिर हम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करेंगे रिसीवर पे, ताकि आपका जो सिंबल्स आपने जो कन्वर्ट किया था बीपीएस के, क्यूपीएस के, 16 को एम, 64 को एम और या अत्यधिक कोई और मॉड्यूलेशन से, उसे हम वापस बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर चैनल डिकोडिंग का प्रयोग करेंगे, ताकि आपके जो चैनल जो आपने इनकोडिंग किया था, जो पैरिटी बिट्स और या रिडंडेंट बिट्स आपने ट्रांसमीटर में ऐड किया था चैनल इनकोडिंग की मदद से, ताकि आपके जो चैनल के इम्पैक्ट है, एरर के इम्पैक्ट है फीडिंग के द्वारा, इंटरफेरेंस के द्वारा या एडब्ल्यूजन के द्वारा, उसे आप कम कर सके और आपके परफॉर्मेंस में वृद्धि आ सके। तो रिडंडेंट बिट्स आपने जो ट्रांसमीटर में बैठे थे भेजे थे, उसे हम डिकोडर में उसको रिमूव कर देंगे या निकाल देंगे, ताकि आपके एक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप रिट्राइव कर सको। तो चैनल इनकोडर और चैनल डिकोडर एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स का या एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, काफी इंपॉर्टेंट अंग है चैनल इनकोडर और चैनल डिकोडर। ये काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए और कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। और इस पर काफी अनुसंधान हुआ है लास्ट के 20-25 सालों में, उससे पहले भी इसमें नए नए इनकोडिंग स्कीम्स प्रपोज किए गए हैं, ताकि आपके चैनल के जो इम्पैक्ट है फीडिंग या इंटरफेरेंस या एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल के जो इम्पैक्ट है उसे आप कम कर सको और परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सको। तो मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर आपने चैनल इनकोडिंग में कन्वोल्यूशनल इनकोड्स का प्रयोग किया है, तो हम डिकोडिंग में विटर्बी डिकोडिंग या सीक्वेंशियल डिकोडिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे टर्बो डिकोडिंग आपने ट्रांसमीटर में प्रयोग किया, तो रिसीवर पे भी उस तरह का हम डिकोडर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे जिस तरह से आपने इनकोड किया है, उसी तरह से उसका एक डिकोडिंग मैकेनिज्म भी होता है, और उसके बारे में संक्षेप में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है सोर्स डिकोडर। तो जो आपने सोर्स इनकोडिंग किया था हॉफमैन कोडिंग के द्वारा, रन लेंथ कोडिंग या डिक्शनरी लर्निंग के द्वारा, उसको हम वापस से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करेंगे सोर्स डिकोडर के माध्यम से। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आएगी वो यूजर के पास जाएगी, डिजिटल इंफॉर्मेशन जो आएगी वो यूजर के पास जाएगी। हाँ, इसको हो सकता है अगर आपको माइक्रोफोन वगैरह में भेजना हो या या स्पीकर वगैरह में भेजना, तो आप इसको वापस से डिजिटल का एनालॉग में कन्वर्ट करोगे। वो फर्दर स्टेप्स मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, बट जनरली मैंने सिर्फ प्रॉपर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक आपको दिखाया है, जहाँ पर डिजिटल ट्रांसमिशन करते हो और डिजिटल रिसेप्शन करते हो। बिट्स के फॉर्म में आप ट्रांसमिट करते हो और बिट्स के फॉर्म में ही आप रिसीव करते हो। तो जैसे मैंने बताया कि ये लेक्चर में हम खासकर फोकस चैनल इनकोडर और चैनल डिकोडर पर रखेंगे, और संक्षेप में कुछ कोडिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल में काफी उपयोग में आया है। तो एरर करेक्शन कोड्स पढ़ने के पहले, या बेसिकली फॉरवर्ड एरर करेक्शन कोड्स या चैनल इनकोडिंग पढ़ने के पहले, हम थोड़ा संक्षेप में चैनल कैपेसिटी के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि चैनल कैपेसिटी एक बेसिस है एरर करेक्शन कोड्स को समझने के लिए। और ये सब हुआ था 1920 के आसपास, जब नाइक्विस्ट ने सैम्पलिंग थ्योरम प्रपोज किया था। उसके बाद हार्टली थ्योरम आया, और हार्टली थ्योरम भी आया। उसके बाद जो 1940s में क्लॉड शैनन ने एक मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप की चैनल कैपेसिटी की, बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ आइडिया ऑफ नाइक्विस्ट, जिन्होंने सैंपल थ्योरम बताया था, और हैटली जिन्होंने बैंडविड्थ और एसएनआर को सॉर्ट ऑफ रिलेट किया था, बैंडविड्थ और कैपेसिटी को सॉर्ट ऑफ रिलेट किया था, एंड देन फॉर्मुलेटेड अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन। तो क्लॉड शैनन को कभी कभी फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिवाइस किया, जिसकी मदद से आप ये बता सकते हो कि आप एक चैनल में, एक कोई भी कम्युनिकेशन चैनल में कितना मैक्सिमम डेटा रेट आप भेज सकते हो। तो ये काफी सेमिनल वर्क था उस जमाने का, और आज भी इसका उपयोग बहुत सारे रिसर्चर्स और टेक्नीशियंस और इनफैक्ट एकेडमिक इंडस्ट्रियलिस्ट भी काफी लोग इसका उपयोग करते हैं। Shannon showed that every communication channel has a maximum rate for reliable data transmission. तो जैसे मैंने बताया, हर एक कम्युनिकेशन चैनल का एक मैक्सिमम डेटा रेट होता है, आप उतने हद तक वो डेटा रेट थ्योरेटिकली अचीव कर सकते हो। ओके, विच ही कॉल्ड अ चैनल कैपेसिटी। एक चैनल की, एक कम्युनिकेशन चैनल की कितनी कैपेसिटी बिट्स पर सेकंड में आप अचीव कर सकते हो मैक्सिमम थ्योरेटिकली, वो क्लॉड शैनन ने आप बताया था। मेजर्ड इन, जैसे मैंने बिट्स इन सेकंड। He demonstrated that by using certain coding schemes, कुछ कोडिंग स्कीम्स का प्रयोग करके आप ये चैनल कैपेसिटी प्राप्त कर सकते हो, फुल कैपेसिटी चैनल कैपेसिटी प्राप्त कर सकते हो, वर्चुअली फ्री ऑफ एरर्स, और आपकी एरर प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक कम हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था। उसमें इन्होंने ये बताया था कि आप एक चैनल है, एक कम्युनिकेशन चैनल है, उसमें कितना डेटा रेट आप भेज सकते हो
थ्योरेटिकल लिमिट में, ताकि आपको वर्चुअली एरर फ्री ट्रांसमिशन प्राप्त हो। So Shannon developed a mathematical theory of communication based on the notion of mutual information between the input and output of the channel. तो mutual information जो input output के बीच में होता है, उसके बेसिस पे इन्होंने mathematical theory of communication, जिसके बारे में संक्षेप में अभी पहले बताया है, वो डेवलप किया। The significance of this mathematical construct was Shannon's coding theorem, जो मैंने आगे जाके और इसके बारे में इक्वेशन के बारे में माध्यम से समझेंगे। And converse which proved that a code did exist, जैसे मैंने बताया एक कोड एग्जिस्ट करता है, कोई कोडिंग स्कीम एग्जिस्ट करती है, विच कुड अचीव अ डेटा रेट वेरी क्लोज टू चैनल कैपेसिटी विथ नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। जैसे मैंने बताया वर्चुअली फ्री ऑफ एरर्स। तो ये सेकंड बुलेट और फोर्थ बुलेट ऑलमोस्ट रिलेटेड है, बेसिकली वही चीज मैंने फोर्थ बुलेट में भी बताया है कि उन्होंने एक ऐसी कोडिंग थ्योरम का इजाद किया जिसकी वजह से आप ये दिखा सकते हो कि अगर आपने बेसिकली उसने एक थ्योरी प्रपोज की, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कि इस चैनल में अगर आपने इतना डेटा रेट भेजा, इतना मैक्सिमम डेटा रेट आप भेज सकते हो ताकि आपको नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्राप्त हो सके। तो एक कोडिंग स्कीम एग्जिस्ट करती है जिसकी मदद से आप इतना डेटा रेट भेज सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी मिल सके विदाउट एनी एरर, और वेरी वर्चुअली फ्री ऑफ और नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एंड दैट एनी डेटा रेट हायर देन द कैपेसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कोरोलरी या इम्प्लॉयडिंग कंक्लूजन था कि अगर आपने डेटा रेट और चैनल कैपेसिटी, जो थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो सेट की, उससे ज्यादा भेजने का प्रयत्न किया, तो आप कोई भी कोडिंग स्कीम का प्रयोग कर लो, आपको एरर फ्री ट्रांसमिशन नहीं मिल सकता, यानी आपके ट्रांसमिशन में हमेशा एरर रहेगा। विदाउट एन एरर बाउंडेड देन कैन नॉट बी अचीव, यानी आपको एरर फ्री ट्रांसमिशन प्राप्त नहीं हो सकता। तो संक्षेप में अगर मैं बताने का प्रयत्न करूं, मैं इक्वेशन के फॉर्म में बताऊंगा आपको, तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट की कि फॉर अ गिवन वायरलेस चैनल, कोई भी वायरलेस चैनल के लिए आप कितना डेटा रेट भेज सकते हो बिट्स पर सेकंड में, विदाउट एनी एरर, और उसके लिए कोडिंग स्कीम्स एग्जिस्ट करती है जो आपको एक थ्योरेटिकली कैपेसिटी अचीव करने के लिए मदद करेगी। लेकिन अगर आपने कैपेसिटी, जो चैनल थ्योरेटिकल कैपेसिटी, उससे ज्यादा भेजने का प्रयत्न किया बिट्स पर सेकंड में, तो आप कोई भी कोडिंग स्कीम का प्रयोग कर लो, आपको एरर फ्री ट्रांसमिशन प्राप्त नहीं होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे शैनन कैपेसिटी के और चैनल कैपेसिटी के फ्रॉम शैनन हार्टली कैपेसिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम था संक्षेप में, अगर इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिखूं, सी जो है वो चैनल कैपेसिटी है बिट्स पर सेकंड में, बी जो है वो बैंडविड्थ है कम्युनिकेशन चैनल का, और गैमा जो है वो एसएनआर है। तो यानी बेसिकली इन्होंने रिलेट कर दिया कैपेसिटी को बैंडविड्थ से लीनियरली और एसएनआर को लॉगरिथमिकली। तो बेसिकली नंबर ऑफ डायमेंशन, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इस पे मैंने पहले भी चर्चा की है अनन्य कोर्स के माध्यम से, पर संक्षेप में यही इसका मोटिवेशन है कि फॉर अ गिवन बैंडविड्थ, कोई भी चैनल की बैंडविड्थ जो है और कोई भी चैनल की एसएनआर अगर आपको दी हुई है, तो आप मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल, और ये कोड एक एग्जिस्ट करता है जो आपको ये मैक्सिमम कैपेसिटी सी प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपने डेटा ट्रांसमिशन सी से ज्यादा भेजने का प्रयत्न किया, तो आप कोई भी कोडिंग स्कीम का प्रयोग कर लो, आपको वर्चुअली एरर फ्री ट्रांसमिशन नहीं प्राप्त होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस इक्वेशन के माध्यम से। और एसएनआर को हमने इस फॉर्म में लिखा, पी जो है वो ट्रांसमिट पावर है, पी जो एवरेज पावर है, और N0 जो है वो नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, और बी जो है वो बैंडविड्थ है। तो नॉइज सिग्नल पावर बाय नॉइज पावर इज गिवन एज द एसएनआर। सो पी जो है वो रिसीव पावर है डिवाइडेड बाय द नॉइज वेरिएंस। तो बेसिकली ये नॉइज पावर है, ये पूरा नॉइज पावर है, और ये रिसीव सिग्नल पावर। तो इसके बेसिस पे आप एसएनआर, सिग्नल टू नॉइज पावर, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। तो जैसे मैं बताया कि अगर आपने R लेस देन इक्वल टू C, पॉसिबल टू डिजाइन कोड टू अचीव वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। अगर आपने डेटा रेट C से कम भेजने का प्रयत्न किया, तो आपको एक एरर आप कोड डिजाइन कर सकते हो जो वर्चुअली आपको एरर फ्री ट्रांसमिशन प्राप्त करवाएगा। लेकिन अगर आपने डेटा रेट C से ज्यादा भेजने का प्रयत्न किया, आप कोई भी कोडिंग स्कीम का प्रयोग कर लो, आप एरर फ्री ट्रांसमिशन प्राप्त नहीं कर सकते हो। नॉट पॉसिबल टू डिजाइन कोड टू अचीव वेरी वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे शैनन्स कैपेसिटी के। अब हम समझेंगे संक्षेप में ये कैपेसिटी थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ये एक बेंचमार्क सेट करता है फ्यूचरिस्टिक कोडिंग स्कीम के लिए। जब उन्होंने डिजाइन किया 1940s में, तो ये सॉर्ट ऑफ बहुत ही एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स था इंजीनियर्स के लिए,
तो आगे जाके इस पर काफी रिसर्च हुआ और हाल फिलहाल में हम इस तरह के कोड नजर आते हैं जो आपको शैनन कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। उसमें से एग्जांपल है टर्बो कोड्स का और उसमें से एक और एग्जांपल है लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स का, और दोनों कोड्स के बारे में हम संक्षेप में इस कोर्स के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे मैं hence there is a limit on the maximum achievable capacity for a given value of SNR and B. For given value of signal to noise ratio and bandwidth आपको मैक्सिमम कैपेसिटी प्रदान हो सकती है, प्राप्त हो सकती है थ्योरेटिकली। अब सिग्निफिकेंस क्या है कैपेसिटी थ्योरम का, तो इसको थोड़ा इंट्यूटिवली समझने का प्रयत्न करते हैं। शैनन थॉट ऑफ कोड वर्ड्स एज अ पॉइंट इन स्पेस। उन्होंने कोड वर्ड्स, जो भी आप कोड वर्ड डिजाइन करते हो चैनल इनकोडिंग के बाद, आप उन्होंने कोड वर्ड्स को एक पॉइंट इन स्पेस की तरह समझा। फॉर एग्जाम्पल अ कोड वर्ड 011 कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट इन 3-dimensional स्पेस। तो 011 समझिए कोड वर्ड है आफ्टर पैरिटी एम्बेडिंग है, जैसे भी इवन पैरिटी और पैरिटी, तो इन्होंने समझा 011 जो है वो 3-dimensional कोड वर्ड है, 3-dimensional स्पेस में कोड वर्ड है। जैसे x 0 है, y इक्वल टू z, 3 डिफरेंट एक्सिस है इसमें, और x एक है, y एक है और z एक, 3-dimensional कोड वर्ड है। इसको मैं z को इस फॉर्म में लिखूंगा जरा बेटर होगा। तो ये 3-dimensional कोड वर्ड है, तीनों एक्सिस में ये कोड वर्ड बेसिकली एग्जिस्ट करता है। समझिए मैंने इसको यहां लिखा 0 1 1, तो बेसिकली ये कोड तीनों डायमेंशनल में एग्जिस्ट करता है। उन्होंने ये समझाया कि कोड वर्ड्स इन मोर देन 3 बिट्स आर पॉइंट्स इन हाइपर स्पेस। अगर 3 बिट से ज्यादा कोड वर्ड है तो पॉइंट्स इन हाइपर स्पेस 3 डायमेंशन से कैप्चर नहीं होता, 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन हाइपर स्पेस में। नॉइज कैन ऑल्टर अ कोड वर्ड्स बिट्स एंड देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स डिस्प्लेसिंग द पॉइंट इन द स्पेस। तो नॉइज है, आप नॉइज की वजह से आपके कोड वर्ड्स के बिट्स में कुछ चेंज आ सकती है और वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है ये 3 डायमेंशनल स्पेस से किसी और जगह पे। तो एज लॉन्ग एज इफ द 2 पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर है, समझिए इसके बाजू में जो पॉइंट्स है वो 1 1 1 है, तो ऑब्वियसली नॉइज 011 को 111 में कन्वर्ट कर सकता है और वर्चुअली एरर ला सकता है ट्रांसमिशन में, रिजल्टिंग इन अ कोडिंग एरर। देयरफॉर द लार्जर द डिफरेंसेस इन द कोड वर्ड्स, जितना ज्यादा डिफरेंसेस होगा कोड वर्ड्स के बीच में उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आपको समझना पड़ेगा कि जितना ज्यादा डिफरेंसेस होगा कोड वर्ड्स के बीच में, जैसे हैमिंग डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं और वेट ऑफ द कोड्स के नाम से भी जानते हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा कोड वर्ड्स के बीच में उतनी आपकी कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी। तो अगर आपको कैपेसिटी ऑब्टेन करना है, ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑब्टेन करना है, तो आपको बहुत लंबे लंबे कोड वर्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी या बहुत बड़े बड़े कोड वर्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी, और वो रैंडमली चूज करना पड़ेगा फ्रॉम द इनफाइनाइट लॉन्ग कोड वर्ड्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप कोड वर्ड्स की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होगी और आपने रैंडमली पिक किया कोड वर्ड्स को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो बिटवीन 2 कोड्स वर्ड डिस्टेंस की जो प्रोबेबिलिटी बहुत होने की ज्यादा संभावना होगी, तो आपकी एरर की संभावना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर मैं संक्षेप में फिर से समझाने का प्रयत्न करता हूं कि अगर आपकी कोड वर्ड्स काफी लंबी हुई, लॉन्ग कोड वर्ड्स का अगर आपने प्रयोग किया और वो रैंडमली जनरेट हुआ है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दोनों कोड्स के बीच में डिस्टेंस होगी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और एरर नॉइज के प्रेजेंस में भी एरर प्रोबेबिलिटी की संभावना काफी कम हो जाएगी, क्योंकि एक कोड वर्ड दूसरे कोड वर्ड की तरह नहीं दिखेगा नॉइज के प्रेजेंस में भी, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी। तो जितना लंबा कोड वर्ड और जितने रैंडमली हमने सिलेक्ट किया है कोड वर्ड को, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होगी। ये दो चीज मैंने यहां पर ही मेंशन किया है, रैंडमली चूज इनफाइनाइटली लॉन्ग कोड वर्ड्स। तो ये दो वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग कोड वर्ड्स एंड रैंडमली चूज। In other words, if you could make the code words both random and long, you could put the points arbitrarily far from each other in the space. जैसे मैं बताया, जैसे आपने अगर बहुत रैंडम कोड्स का उपयोग किया और इंश्योर किया कि लॉन्ग कोड वर्ड्स है, तो आप उसको अगर हाइपर स्पेस में अगर इमेजिन कर बहुत उसकी डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, और उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी दो कोड वर्ड्स के बीच में, जितना ज्यादा हैमिंग डिस्टेंस होगा उतनी कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी कोड वर्ड्स के बीच में। और ये हैमिंग डिस्टेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप लंबे कोड वर्ड्स का प्रयोग करो और रैंडमली जनरेट करो कोड वर्ड्स को, ताकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी। So there is no possibility of point erroneously falling on one another. तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, ऑब्वियसली बात है कि ये तो थ्योरेटिकली आप
दिखा सकते हो कि आप लंबे कोड वर्ड्स का प्रयोग करोगे और रैंडमली जनरेट करोगे. रैंडम कोड्स आर नॉट प्रैक्टिकल. थ्योरेटिकली इट मेक्स सेंस टू हैव रैंडम कोड्स, लेकिन रैंडम कोड्स आर नॉट प्रैक्टिकल. There would be astronomical number of code words. अगर आपने बहुत ज्यादा लंबे कोड वर्ड्स का प्रयोग किया तो ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे आपके लंबे कोड वर्ड्स बढ़ेंगे, अगर समझिए 5 बिट कोड वर्ड का प्रयोग किया है, 10 बिट कोड वर्ड का प्रयोग किया, तो 2 to the power 10 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. तो उसकी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बढ़ जाएगी. समझिए आपने 10 बिट कोड वर्ड का प्रयोग किया तो 2 to the power 10 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. तो आपकी जस्ट इमेजिन करिए कितनी ज्यादा कोड वर्ड्स को आपको डील करना पड़ेगा ट्रांसमीटर में और रिसीवर में. The code would be extremely slow to use as you transmitted many bits just for one code word. उसके अलावा अगर आपने लॉन्ग कोड वर्ड का प्रयोग किया तो आपको एक बिट भेजने के लिए, एक बिट इंफॉर्मेशन भेजने के लिए आपको बहुत लंबे कोड वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ेगा. उसकी वजह से भी आपकी जो ट्रांसमिशन रिसेप्शन में एक सॉर्ट ऑफ लेटेंसी बढ़ जाएगी. आपके ट्रांसमिशन रिसेप्शन में सॉर्ट ऑफ लेटेंसी बढ़ जाएगी और आपकी जो ट्रांसमिट रिसीवर की जो ऑपरेशन है काफी स्लो हो जाएगी. तो ये दो मेजर ड्रॉबैक है. एक लार्ज नंबर ऑफ कोड वर्ड्स, क्योंकि आपको अगर रैंडमली चूज करना और लॉन्ग कोड वर्ड्स का प्रयोग करना तो आप लार्ज नंबर ऑफ कोड वर्ड्स का उपयोग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. और दूसरा, एक बिट भेजने के लिए अगर आपने बहुत लंबे कोड वर्ड्स का प्रयोग किया तो ऑटोमेटिकली आपकी डिले भी बढ़ जाएगी. समझिए एक बिट भेजने के लिए आपने 10 बिट कोड वर्ड का प्रयोग किया तो 9 बिट रिडंडेंट बिट है, एक इन्फॉर्मेशन बिट है. उसकी वजह से भले आपकी एरर कैपेसिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में काफी कमी आ जाएगी, लेकिन आपको इतने लंबे कोड वर्ड्स भेजने के लिए आपके सिस्टम में काफी लेटेंसी आ जाएगी, डिले आ जाएगी. यही रैंडम नेचर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल हुआ टर्बो कोड्स के लिए. उसके बारे में हम संक्षेप में आगे जाके और भी पढ़ेंगे. द स्ट्रक्चर कोड वर्ड, अगर आप मैंने रैंडम चूज नहीं किया, अगर स्ट्रक्चर कोड वर्ड्स का प्रयोग किया तो हमारी कंप्लेक्सिटी में काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है. Is important to facilitate and reduce the complexity of the encoder and decoder. However, it compromises the capacity. तो ये ट्रेड ऑफ है. या तो आप रैंडम कोड्स का प्रयोग कर लो ताकि आपको चैनल कैपेसिटी ऑब्टेन हो सके, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर काफी कम हो सके. अगर आपने रैंडम कोड्स का प्रयोग नहीं किया, अगर स्ट्रक्चर्ड कोड्स का प्रयोग किया, तो ऑब्वियसली बात है आपकी कंप्लेक्सिटी में कमी आ जाएगी, लेकिन आपका ट्रेड ऑफ कैपेसिटी के माध्यम से आपको दिखेगा, आपकी कैपेसिटी में भी कमी आ जाएगी. तो कोडिंग एक्सपर्ट्स ने क्या किया, उन्होंने समझा कि शैनन कैपेसिटी थ्योरेटिकल लिमिट है, वो सही है, बट ये जो प्रैक्टिकली अगर हम डिजाइन करें कोड वर्ड्स को और एंश्योर करें कि रैंडम भी है और लॉन्ग कोड वर्ड्स भी है, तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल डिजाइन नहीं होगा और हमें कंप्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा, हमें डिले का सामना करना पड़ेगा. सो दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल कोड्स दैट कुड इम्प्लीमेंटेड इन रियल सिस्टम्स. तो उन्होंने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस पे दिया ताकि हम प्रैक्टिकल कोड्स का डिजाइन कर सके जो एक रियलिस्टिक सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सके. तो फोकस रैंडम कोड्स की जगह स्ट्रक्चर्ड कोड्स पे आ गया ताकि आपकी कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी जो ट्रांसमीटर में और रिसीवर में, जो इनकोडर और डिकोडर में है, वो कम हो सके. They soon began to develop good codes by cleverly choosing parity bits that constraint code with certain values. तो basically वो constraint values की तरह choose करने लगे और making these code words unlikely to be confused with the other ones. तो बेसिकली ये इन्होंने कुछ क्लेवर डिजाइन किए और स्ट्रक्चर्ड कोड्स का इजाद किया, जो बेसिकली उसमें प्रॉपर्टीज तो अच्छी थी लेकिन वो एक सॉर्ट ऑफ फाइनाइट सेट से थे, इसलिए उसमें कभी आप एरर प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी आप कभी अचीव नहीं कर पाते थे. लेकिन उनका मेजर एडवांटेजेस ये था कि उनको इंप्लीमेंट करना काफी आसान था, ट्रांसमीटर में भी, रिसीवर में भी, या इनकोडर और डिकोड करना भी काफी आसान था उनको. तो उसकी वजह से बहुत सारे क्लोड्स, स्ट्रक्चर क्लोड्स का इजाद हुआ. बेसिकली उसमें से ब्लॉक कोड्स था, हैमिंग कोड्स था, रीड सोलोमन कोड्स था, कन्वोल्यूशनल कोड्स भी था. बहुत सारे एग्जांपल है स्ट्रक्चर्ड कोड्स के जो बेसिकली प्रैक्टिकल कोड्स थे, जो भले ही शैनन कैपेसिटी अचीव नहीं कर सकते थे, बट उनको इम्प्लीमेंटेशन काफी आसान था और उसमें गुड डिस्टेंस प्रॉपर्टीज भी थे. ठीक है. नेवरथलेस द कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी प्रॉब्लम हाउंडेड कोडिंग स्पेशलिस्ट एंड प्लेग ऑल दिस कोड्स. क्योंकि कंप्यूटेशन कंप्लेक्सिटी ऑब्वियसली अगर आपको शैनन कैपेसिटी अचीव करनी है तो आपको कंप्यूटेशन कंप्लेक्सिटी भी कोड्स की बढ़ानी पड़ेगी, लॉन्ग कोड्स का प्रयोग करना पड़ेगा और रैंडम कोड्स का प्रयोग करना पड़ेगा. The complexity of problem emerges as you figure the cost of the code in terms of amount of computation and required to decode your data. जिसमें मतलब complexity, जैसे जैसे आप लंबे कोड्स का प्रयोग करोगे, आप कंप्यूटेशन complexity बढ़ जाएगी और उतनी डिकोडिंग डिले भी आपके रिसीवर पे बढ़ जाएगी. The closer you get to Shannon limit, जितना आप क्लोज जाने का प्रयत्न करोगे Shannon लिमिट के, ऑब्वियसली आपको रैंडम कोड्स का, लॉन्ग कोड्स का प्रयोग करना पड़ेगा और उतनी ही कंप्लेक्सिटी आपके सिस्टम में बढ़ जाएगी, क्योंकि आप नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स भी बढ़ जाएगी और कोड्स भी लंबे हो जाएंगे. कोड्स बढ़ के लॉन्गर
and need more parity bits. तो एक सिंपल एग्जांपल दिया, फॉर कोड वर्ड विद जस्ट 3 बिट्स यू हैव टोटल ऑफ 8 कोड वर्ड्स. ये तो सिंपल कोड है, लेकिन अगर आपको सही में कैपेसिटी अचीव करनी है तो आपको बहुत लंबे कोड्स का प्रयोग करना पड़ेगा. सपोज आपको 1000 बिट्स का आपने प्रयोग किया तो आपको डिकोडर में बेसिकली कलेक्शन ऑफ 2 to the power 1000 अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 0.01 कोड वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कंप्यूटेशनली वेरी इंटेंसिव है और आज की भी प्रोसेसर्स को डील करना के लिए आसान चीज नहीं है. For comparison, the estimated number of atoms in the visible universe is about 10 to the power 80. The complexity is just astronomical. इतनी complexity काफी difficult है अचीव करने के लिए. तो टर्बो कोड ने बेसिकली ये प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व किया. कि आपको इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि टर्बो कोड्स का बैकग्राउंड क्या है. तो हम अभी तक हम देखोगे शैनन्स कैपेसिटी में अगर आप समझोगे तो बेसिकली ये था कि शैनन थ्योरेटिकल लिमिट था, C is equal to B log 2 1 plus SNR. उन्होंने ये बताया कि आप थ्योरेटिकली अचीव सी कर सकते हैं फॉर अ चैनल विद अ गिवन बैंडविड्थ ऑफ बी एंड फॉर अ गिवन एसएनआर गामा. लेकिन इसको अचीव करने के लिए आपको एक बहुत लंबे कोड्स का प्रयोग करना पड़ेगा और एक रैंडम कोड का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि आपकी गुड डिस्टेंस प्रॉपर्टीज मेंटेन हो सके दोनों कोड के बीच में और नॉइज एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट ना कर सके और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर काफी कम हो जाए. लेकिन अगर आपने लंबे कोड का प्रयोग किया, लॉन्ग कोड्स का प्रयोग किया और रैंडम कोड्स का प्रयोग किया तो आपकी कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाएगी और आपके इनकोडिंग और डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी और इनकोडिंग और डिकोडिंग की डिले भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अगर एक इंफॉर्मेशन बिट भेजना है तो आपको 9 या 10 या उससे भी ज्यादा पैरिटी बिट्स का उपयोग करना पड़ेगा. तो इसीलिए रिसर्चर्स ने एक इजी वे आउट निकाला, एक स्ट्रक्चर्ड कोड का डिजाइन किया, इसकी वजह से आपकी कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी कम हो और आप इसे आसानी से ट्रांसमीटर रिसीवर पे इंप्लीमेंट कर सके विदाउट मच ऑफ अ डिकोडिंग डिले. लेकिन मेजर ड्रॉबैक स्ट्रक्चर कोड्स का ये था क्योंकि ये शैनन कैपेसिटी अचीव नहीं कर पाते थे. तो टर्बो कोड ने एक सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ निकाला कि उन्होंने कंप्लेक्सिटी को भी कम कर दिया, हम देखेंगे समझेंगे किस तरह से कम किया, और वो शैनन कैपेसिटी के काफी करीब तक भी पहुंच पाए. तो चलिए समझते हैं टर्बो कोड्स ने ये किस तरह से हासिल किया. और उसके पहले हम जस्ट एक बेसिक्स पढ़ेंगे चैनल कोडिंग के बारे में, उसके बारे में विस्तार में हम टर्बो कोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो चैनल कोडिंग द बेसिक्स, कोडिंग रेट एंड रिडंडेंसी. जैसे मैंने बताया कि आपको रिडंडेंट पैरिटी बिट्स का उपयोग करते हो ताकि आपकी एरर प्रोबेबिलिटी में सुधार आ सके. तो इंफॉर्मेशन बिट्स अगर k है, कोड बिट्स n है, तो रिडंडेंट बिट्स n-k होगा. इसे हम कोड रेट द कोड कहेंगे n, k. जैसे हैमिंग कोड का तरह से मैंने एग्जांपल दिया है. कोड रेट ये होगा k/n और रिडंडेंसी होगा n-k/n. ठीक है. तो हैमिंग कोड का अगर मैं देखूं 7,4 कोड इसे कहते हैं. k की वैल्यू 4 है, या नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स जो है वो आपकी 4 है. नंबर ऑफ कोड बिट्स जो होगा वो है 7. यानी नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स जो होगा, रिडंडेंट बिट्स जो होगा वो होगा 3. 7 - 4 = 3. तो कोड रेट इसमें हो जाएगा k/n = 4/7 और रिडंडेंसी हो जाएगी 3/4, क्योंकि आपने हर 4 बिट्स है और आपने 3 रिडंडेंट बिट है उसमें से. तो बेसिकली ये रिडंडेंसी हो जाएगा इस केस में. तो आप देखोगे हर 4 इंफॉर्मेशन बिट्स के लिए आप टोटल 7 बिट्स भेज रहे हो, उसमें से 3 जो है वो पैरिटी बिट्स है या रिडंडेंट बिट्स है. तो एक सिंपल एग्जांपल है कोडिंग का. तो इसमें भी उन्होंने समझे डेटा बिट्स आपके 0 1 1 है. तो चैनल सिंबल्स हम जिसे आउटपुट में कहेंगे, आपने पैरिटी बिट 0 1 1 ऐड किया 0 1 0 में, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स ये हो जाएगा 6,3 कोड, क्योंकि n की वैल्यू इसमें 6 है, k की वैल्यू इसमें 3 है और रिडंडेंट बिट्स जो है वो है रिडंडेंट बिट्स वो है 3. तो ये सिंपल एग्जांपल है एरर करेक्शन कोड्स का. इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको विस्तार में नहीं समझाने का प्रयत्न करूंगा.